सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने कास्टिंग बीन्स का यूज करके हेवनली कोर्ट की मदद की और फिर इन दोनों ने मिलकर ड्रैगन पैलेस को तबाह होने से बचा लिया। मगर जाओ गोंगमिंग को सी गॉड ने फंसाया, ऐसी अफवाह उड़ गई। तो सी गॉड को खत्म करने के लिए जिंगू यार और किनयान आ गए, क्योंकि ये दोनों बंदे जाओ गोंगमिंग के अच्छे दोस्त थे। वो चांगशाओ को मारने ही वाले थे, लेकिन तभी यूनशा और जाओ गोंगमिंग ने वहाँ आके उसे बचा लिया। अब आगे तो हम जिंग चेन को देखते हैं, जो कांग पेंग को बता रहा था कि अगले 2 दिनों में ही सी गॉड को रियल गॉड वाला टाइटल मिल जाएगा। तो हमारे पास उसे मारने के लिए बस 2 दिनों का समय है। एक बार वो रियल गॉड बन जाए फिर हम उसका कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। तो कांग पेंग, तुम्हें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जो सी गॉड को अपने पेपरमैन को बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देगा। बस एक बार उसकी पेपरमैन बाहर आ जाए, फिर हम स्पिरिट लॉकिंग सोल चेजिंग बटरफ्लाई का यूज करेंगे। वो बटरफ्लाई उसके सारे पेपरमैन को खत्म कर देगी और फिर बचेगा रियल सी गॉड, जिसे हम आसानी से खत्म कर पाएंगे। जिसके बाद कांग पेंग को स्पिरिट लॉकिंग सोल चेजिंग बटरफ्लाई थमा देता है। और दिल में ही कह रही थी कि मैं इतनी बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं कि जाके सी गॉड को खत्म करूंगी, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि अगर मैंने सी गॉड को मारा तो फिर महान सेंट जोयान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ना बाबा, मुझे उनसे दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं लेनी। और तभी जिंगचेन कहते कांग पेंग, 1 मिनट रुक जाओ, ये मैटर ना बहुत ज्यादा सीरियस है, इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली प्रोटेक्ट करूंगा। इधर कांग पेंग सोच रही थी कि कुत्ता तो अभी भी मुझ पर जरा सा भरोसा नहीं करता, यार ऐसे तो मसला हो जाएगा। जिंगचेन कहता है कि चलो स्पिरिट लॉकिंग सोल चेजिंग का यूज करो। तो कांग पेंग तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते ही वो स्टोन साइज में बहुत बड़ा होकर दिल के जैसे धड़कने लगता है। और अब वो अचानक से ब्रेक होकर उसमें से एक बटरफ्लाई बाहर आ चुकी थी। अब उस बटरफ्लाई की पावर से वहाँ पर ढेर सारे पोर्टल ओपन हो जाते हैं, जो अलग अलग जगहों के लिए सेटअप हुए थे। साथ ही वहाँ पर एक डायमंड शेप का मिरर भी क्रिएट हो जाता है, जो उन सभी लोकेशन का लाइव टेलीकास्ट दिखाने लगता है। अभी देखकर कांग पेंग को आ जाता है टेंशन, क्योंकि वो जिंगचेन के सामने सी गॉड को तो खबर नहीं दे सकती थी, इसलिए चुपचाप तमाशा देखने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर जियोंग विलेज में मौजूद चांगशाओ की सी गॉड सेक्ट पर हमला हो गया था, जो चांगशाओ को तुरंत ही फील हो जाता है। वो अटैक करने वाला बंदा कह रहा था कि सी गॉड जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे लोगों को खत्म कर देंगे। फिर ये मत कहना कि मुझे बताया नहीं। जिसके बाद वो बंदा वहाँ पर पोर्टल ओपन कर देता है। उनमें से ब्लैक मस्किटोज विद ब्लड विंग्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि कांग पेंग की सेना है। और ये सब देखकर कांग पेंग सोच रही थी कि जिंगचेन ने जानबूझकर मेरे मच्छरों का यूज किया है, ताकि सी गॉड को ये लगे कि इस अटैक के पीछे मैं हूँ और मैंने उसे धोखा दे दिया। और ना हो तभी वैसे ही है। चांगशाओ सोच रहा था कि कांग पेंग ने भला मुझे धोखा क्यों दिया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग पेंग ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि बैटल के दिन ही उसने मुझे खबर दी थी कि जिंगचेन का अगला टारगेट मैं हूँ। मगर फिर भी मैं कांग पेंग पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता। इस मैटर को मुझे अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने शिन पेपरमैन यानी कि सी गॉड वाले पेपरमैन को वहाँ पर भेज देता है। वो जाते ही सोल इरेडिक्टिंग एरी को एक्टिवेट कर देता है। उसमें से एक बहुत बड़ी सोड क्रिएट होकर नीचे आ चुकी थी। और अब होती है एंट्री सी गॉड की। वो कहता है मस्किटोस, तुमने जानबूझकर कई सारे इनोसेंट लोगों को हर्ट किया है। जिसके बाद वो एक ही झटके में मस्किटो कमांडर को खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में सी गॉड की नजर अपने हाथ पर जाती है। वहाँ पर एक बटरफ्लाई चिपक गया था और अब वो बटरफ्लाई धीरे धीरे करके उसकी सारी बॉडी को कवर कर लेते हैं। सी गॉड को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब वहाँ पर एक और बटरफ्लाई क्रिएट हो गया था, जो सीधे सी गॉड पर अटैक कर देता है। उससे सी गॉड के अंदर का पेपरमैन बाहर आ चुका था। और बस इतना ही काफी था चांगशाओ को ये समझने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कह रहा था कि बटरफ्लाई मेरी स्पिरिचुअल सेंसेस को कैप्चर करके मेरी रियल फॉर्म को ट्रैक कर रहे हैं, और अगर मेरा पेपरमैन इनके हाथ लग गया तो मेरे ट्रू फॉर्म को ढूंढने में नहीं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इससे बचने का एक ही ऑप्शन है, जो कि है खुद की तबाही यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम। तो चांगशाओ तुरंत ही इस प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है और उसके ऐसा करते ही वो सी गॉड ब्लास्ट हो चुका था। इधर जिंगचेन और कांग पेंग ये सब देख रहे थे। जिंगचेन कह रहा था कि सी गॉड का पेपरमैन सेलेस्टियल इमॉर्टल स्टेज पर है और तुम्हारे मस्किटो का पपेट गोल्डन इमॉर्टल स्टेज पर था, यानी कि तुम्हारा पपेट सी गॉड से कई गुना ज्यादा पावरफुल था। लेकिन फिर भी तुमने सी गॉड को सेल्फ एक्सप्लोड होने दिया। वो हमारी आंखों के सामने ब्लास्ट हो गया, जिस वजह से सी गॉड के ट्रू फॉर्म को पकड़ने का एक मौका हमारे हाथ से चला गया है। अब तुम बताओ कांग पेंग कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? सच बताओ तो मुझे तुम्हारी वफादारी पर शक होता है। अब कांग पेंग खुद की जान बचाने के लिए उससे कहती कि प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं खुद को साबित कर दूंगी। साथ ही वो दिल ही दिल में सी गॉड से माफी मांग रही थी, क्योंकि अब उसे ना चाहते हुए भी उस पर अटैक करना पड़ेगा। इधर चांगशाओ भी समझ गया था कि कांग पेंग ने जानबूझ के उसे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने दिया,
ताकि मेरे ट्रू फॉर्म के बारे में जिंग चेन को पता न चले। लेकिन कांगपिंग की हरकतें काफी अजीब है। और तेरी अब मैं समझ गया, यकीनन जिंग चेन उसके साथ है और वो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा होगा, इसलिए कांगपिंग ऐसा बर्ताव कर रही है। यार ये जिंग चेन तो एक नंबर का कमीना निकला। इधर चांगशाओ की हर एक पेपरमैन पर बटरफ्लाईज अटैक कर रहे थे। वो बटरफ्लाईज पूरे इलाके में फैल गए थे, जो चुन चुन के चांगशाओ के पेपरमैन को खत्म करना शुरू कर देते हैं। चांगशाओ कह रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मेरे ट्रू फॉर्म के बारे में उन्हें पता लग जाएगा। इधर जिंगचेन कह रहा था कि हमारा स्पिरिट लॉकिंग सोल चेजिंग 18 बार फेल हो चुका है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा हमें ये पता चलेगा कि सी गॉड के पास कितने पेपरमैन हैं। जितने भी पेपरमैन होंगे उन सबको ये बटरफ्लाई खत्म कर देगा। वहीं दूसरी तरफ रियल चांगशाओ के पास भी एक बटरफ्लाई पहुंच चुका था, मगर चांगशाओ तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि जहाँ पर भी इन्हें मेरे स्पिरिचुअल सेंस के ट्रेसेस मिलेंगे ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर गलती से भी मेरा ट्रू फॉर्म इसके हाथ लग गया तो ये मुझे तुरंत ही जिंगचेन के पास टेलीपोर्ट कर देगा। अब तो मुझे बस पेपरमैन ही बचा सकते हैं। मुझे अपने ढेर सारे पेपरमैन्स का यूज करना होगा ताकि मेरी रियल आइडेंटिटी छुपी रहे। इधर वो बटरफ्लाई उसके सारे इनकार्नेशन को मार रहा था, जिससे वो बटरफ्लाई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। तो अब चांगशाओ एक रॉकेट जैसा भागना शुरू कर देता है। वो रास्ते में अपने ढेर सारे पेपरमैन को छोड़ रहा था, जिन्हें मारते हुए वो बटरफ्लाई उसका पीछा करने लगती है। चांगशाओ का तो बस अब एक ही लक्ष्य था कि अपने ही पेपरमैन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना, कि वो बटरफ्लाई के हाथ भी ना लगे और बटरफ्लाई बिजी भी रहे। जिसके बाद चांगशाओ एस्केप टेक्निक का यूज करके टाउन से बाहर आ जाता है। वहाँ पर उसने अपने कई सारे पेपरमैन बिखेर दिए, मगर तभी वो देखता है कि बटरफ्लाईज की क्वांटिटी भी अब बढ़ चुकी है। इधर उसके बटरफ्लाई रो रो के डिस्ट्रॉय होने लगती है। वो बेचारे तो बेवजह मारे जाते हैं। इधर चांगशाओ ने अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए एलिक्सर पिल कंज्यूम कर ली थी, लेकिन तभी वो देखता है कि बटरफ्लाई उसकी इस हरकतों से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है, जिस वजह से वो अपनी पावर्स को बढ़ाकर चांगशाओ पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है। लेकिन उससे बचने के लिए चांगशाओ ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी और इस मोमेंट में वो समझ जाता है कि उसे अब अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा, इसलिए अपने ढेर सारे पेपरमैन को समन करता है। वो पेपरमैन कई सारे रूप लेकर अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं ताकि चांगशाओ को 2 दिनों का वक्त मिल जाए, क्योंकि 2 दिनों के बाद उसे एक रियल गॉड वाला टाइटल मिलने वाला था। लेकिन जितने पेपरमैन उतने ही बटरफ्लाई भी क्रिएट हो गए थे। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि मुझे खुद के साथ साथ कांगपिंग को भी प्रोटेक्ट करना होगा। अगर गलती से भी जिंगचेन को पता चला कि वो मेरे साथ है तो उसे मार देगा, इसीलिए वो अपने ढेर सारे पेपरमैन की मदद से जगह जगह पर फॉर्मेशन सेटअप कर रहा था। वो पेपरमैन खुद भी डिस्ट्रॉय हो रहे थे और अपने साथ साथ बटरफ्लाईज को भी मार रहे थे। और तभी चांगशाओ देखता है कि उसे तो हजारों बटरफ्लाईज ने घेर लिया है, लेकिन एज यूजुअल चांगशाओ के पास अपना बैकअप प्लान रेडी था। उसने फॉरेस्ट में डाले हुए पेपरमैन सभी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर बटरफ्लाई कंफ्यूज थे। और इसी का फायदा उठाकर चांगशाओ टेलीपोर्टेशन एरी का यूज करके एक अलग जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जाते ही वो कहता है बूम, और इधर दिवाली शुरू हो जाती है। उसके सारे पेपरमैन बॉम्ब जैसे फट फट के बटरफ्लाईज को फोड़ना शुरू कर देते हैं। इस मंजर को देख के तो बटरफ्लाई की रूह ही कांप जाती है और फिर एक बड़े धमाके के साथ वो सारे बटरफ्लाईज मारे जाते हैं। अब तो बस एक ही बटरफ्लाई बच गई थी, जो रियल चांगशाओ का पीछा करने लगती है। लेकिन चांगशाओ तो एक जगह जाकर आराम से रुक जाता है और फिर वो बड़े ही स्टाइल के साथ उस आखिरी बटरफ्लाई को भी मार देता है। इधर कांगपिंग दिल में ही सोच रही थी कि अच्छा हुआ फाइनली ये खत्म हो गया। सी गॉड ने मुझे बचाने के लिए 2 दिनों तक अपने पेपरमैन की बलि दी है। उसने खुद ही अपने फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि मुझ पर कोई शक न करे। वाकई ये बंदा कमाल का है। लेकिन अब चांगशाओ को आ रहा था टेंशन, क्योंकि उसने खुद ही अपने 3681 पेपरमैन को खत्म कर दिया था। वो गुस्सा होके कह रहा था कि इस जिंगचेन ने तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अब रोते हुए कह रहा था कि न जाने कितने ही दिन और रात एक करके मैंने उन्हें बनाया था और सब वेस्ट हो गए। हे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो बर्बाद हो गया। खैर मुझे अब इस दुख से बाहर निकलना ही होगा। मैं इस बटरफ्लाई के अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और इसीलिए मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा। खैर अब तो मुझे गॉड बनने निकलना पड़ेगा, लेकिन वापिस आने के बाद ही जो कुछ भी हुआ है मैं उसकी स्टडी करूंगा। जिसके बाद वो सेरेमनी अटेंड करने के लिए रवाना हो जाता है। इधर जिंगचेन गुस्से में लाल पीला हो गया था। वो कहता है कि सी गॉड को हेवनली कोर्ट का सपोर्ट है, लेकिन मैं भी कहाँ कम हूँ, मुझे लिंग माउंटेन का सपोर्ट है, इसीलिए अब मैं वही जा रहा
रहा हूँ। इधर कांग पेंगलिंग माउंटेन का नाम सुन के ही समझ जाती है कि ये जीफांग की जुंटी सेज की बात कर रहा है, क्योंकि जुंटी उस माउंटेन पे रहता है। तो मैंने जल्दी से सी गॉड को इसके बारे में खबर देनी चाहिए। तो तुरंत एक मच्छर के फॉर्म में जाकर चांगशाओ को सब कुछ बता देती है। चांगशाओ कह रहा था कि अब मुझे इस जुंटी से भी अपने ट्रू फॉर्म को बचाना होगा। वही दूसरी तरफ जिंगचिन जाकर जुंटी से मदद मांगता है। तो जुंटी अपने ट्री जैसे वेपन का यूज करके सी गॉड का लोकेशन ढूंढने लगता है, लेकिन एक फॉर्मेशन ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। जुंटी देखता है कि ये तो ताइजी डायग्राम है। इधर चांगशाओ कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा, क्या मेरे पीछे किसी सेंट का सपोर्ट नहीं होगा। वही दूसरी तरफ जुंटी कहता है कि बाप रे, इस बंदे को तो खुद सेंट ताइजिंग प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे जिंगचिन तो बहुत भड़क गया था। इधर सी गॉड ऑफ टाइटल सेरेमनी में पहुंच जाता है। वो कहता है कि सबसे पहला तो मुझे गॉड बनना है और फिर आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो देखता है कि खुद युनशाओ भी इस सेरेमनी को अटेंड करने आई है, तो वो तुरंत ही जाकर उसे ग्रीट करने लगता है। वेल चांगशाओ को उसके यहाँ आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। साथ ही इस सेरेमनी में जाई टाओइज्म के डुबाऊ डाओरेन भी पहुँच गए थे। वो आते ही चांगशाओ को बधाई देने लगते हैं। साथ ही वो कहती कि अरे युनशाओ तो 3 इमॉर्टल आइलैंड के एकांत में प्रैक्टिस कर रही थी, वो कभी भी ऐसी कोई सेरेमनी में नहीं आती, तो भला आज यहाँ पर वो कैसे आ गई। तो चांगशाओ हेजिटेट होते हुए कह रहा था कि वो क्या है ना, मैं जाओ गोंगमिंग का अच्छा दोस्त हूँ, तो शायद जाओ गोंगमिंग के कहने पर ही वो यहाँ आई होगी। लेकिन गोंगमिंग कहते हैं ना, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, युनशाओ तो बस तुम्हारे लिए यहाँ आई। लेकिन तभी वो समझ जाता है कि अगर सच बोल दिया तो मसला होगा, इसलिए वो कहता है कि अरे ये तो बस मेरे कहने पर यहाँ आई है। और उसकी इस बात से सभी लोग हंसने लगते हैं। और अब एक कूल एंट्री के साथ महान सेंट जुआन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग उन्हें ग्रीट कर रहे थे। और तभी चान टाओइज्म के ड्रैगन उनसे पूछते कि सीनियर, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आप भी इस सेरेमनी को अटेंड करोगे। जिस पर सेंट जुआन कह रहे थे कि सी गॉड हमारी ह्यूमन टाओइज्म का फॉलोअर है, तो ऑफ कोर्स मुझे तो यहाँ पर आना ही था। जिसके बाद वो सेरेमनी में आए सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इधर प्रिंस यांजी दिल में ही सोच रहा था कि मेरा भाई चांगशाओ कितना औसम है, इनके लिए तो खुद महान सेंट जुआन यहाँ आ गए। मैं तो फिलहाल एक रियल इमॉर्टल हूँ, अगर मुझे हमारे ड्रैगन्स का भला करना है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कई सारी स्किल मेरे बड़े भाई चांगशाओ से सीख सकता हूँ। और तभी बादलों पर सवार हो के हेवनली कोड के मुगोंग वहाँ पर आ जाते हैं। वो एक स्क्रोल पढ़ के सी गॉड को एक रियल गॉड के खिताब से नवाजते हैं। और इस तरह से चांगशाओ हेवनली कोड का ऑफिशियल सी गॉड बन चुका था। उसकी जिम्मेदारियाँ भी अब बढ़ चुकी थी, जैसे कि 4 सीज में होने वाली बैटल्स का वो इंचार्ज होगा। साथ ही 4 सीज पर आने वाली मुसीबतों से डील करना उसका ही काम होगा। इधर चांगशाओ सोचता है कि वाह, अब तो मेरे मजे होंगे, मुझे हेवनली कोड की फैसिलिटीज का एंजॉय करने को मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे पर्सनल अकाउंट में हर साल अपने आप मेरिट जमा होगी। साथ ही यांजी 4 सीज को संभालने में मेरी मदद करेगा। और इस तरह से मैं धीरे धीरे करके 4 सीज को मेरे कंट्रोल में लेके आऊंगा। और अब हमें पता चलता है कि जेड एम्परर ने ड्रैगन्स को भी 16 गॉड की पोजीशन दे दी है, और वो सभी 16 गॉड की पोजीशन 16 ट्रू ड्रैगन्स में बांट दी गई थी। और तभी लोग देखते कि ड्रैगन्स के कर्मा अब खत्म हो गए, यानी कि उन्होंने जो हजारों सालों से पाप किए थे वो सब धुल गए थे। प्रिंस यांजी तो ये सब देखकर बहुत खुश था। वो कहते शायद अब मेरी ड्रैगन रेस बच जाएगी। इधर चांगशाओ को टाओइस्ट चांगगेंग का खिताब मिला था, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि मैं बड़ी ही मशक्कतों के बाद हेवनली कोड का सी गॉड बन पाया हूँ। जियांग विलेज और कांगपिंग भी इससे बहुत खुश थी। इधर ये सभी लोग चांगशाओ के सामने नील करते हैं। चांगशाओ इमेजिन कर रहा था कि कैसे वो एक मामूली सी की रिफाइनिंग लेवल से उठकर वर्चुअल रिफाइनिंग पर पहुंच गया। इस सफर में उसने कड़ी मुश्किलों का सामना किया था, जिसके बाद वो सबको अपना गॉड टाइटल दिखाता है। सभी लोग उसके लिए चीयर्स कर रहे थे, मगर तभी चांगशाओ के सामने युनशाओ छाने लगी थी। वो देखता है कि आगे होने वाली नेमलेस कैटास्ट्रोफे में वो मारी जाएगी। युनशाओ ही एक पहली ऐसी लड़की है जो चांगशाओ को बहुत पसंद आई थी, मगर वो थोड़ी ही दिनों के बाद उससे दूर हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए। तभी युनशाओ चांगशाओ से कहती कि तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, ड्रैगन्स के पाप खत्म करके तुमने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। साथ ही तुमने जीफांग टाओइज्म को दिखा दिया कि वो अपनी मन मर्जी नहीं चला सकते। अगर वो 4 सीज पर हमला करेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि सीनियर, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप मुझे बहुत अच्छे से समझ लेती हो। जिस पर वो कह रही थी कि हाँ, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आई, पता नहीं तुम जीफांग टाओइज्म की इतनी टेंशन क्यों लेते हो। तुम्हारे साथ तो महान सेंट जुआन है, तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा पावरफुल है। उनके होते हुए जीफांग के दोनों सेजेस तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जिस पर चांगशाओ जवाब देता है कि अगर आप एक सेंट नहीं हो, इसका
मतलब आप कमजोर हो। तो भले ही मेरे पीछे महान सेंट जुयान का सपोर्ट हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। जिस पर युनशाओ कहती कि हाँ, अब मैं तुम्हारी बातें समझ गई। शायद पावरफुल बनने के लिए तुम्हें गॉड बनना जरूरी था। इधर चांगशाओ सोचता है कि इमॉर्टल युनशाओ नेमलेस कैटास्ट्रोफी में मारी जाएगी और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। काश वो इस कैटास्ट्रोफी में सरवाइव कर पाए। वहीं दूसरी तरफ जिंगचेन जीफांग के सेकंड सेज के पास आया हुआ था। वो कहता है मास्टर, अब आप ही बताए कि हमने क्या करना चाहिए। सी गॉड को ऑफिशियली हेवनली कोर्ट के गॉड की पोजीशन दी गई है, तो अब हम उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। जिस पर वो सेंट कह रहा था कि सी गॉड को मार के ये मसला हल नहीं होगा, हमें इन सबको डिस्ट्रॉय करके इनकी मेरिट्स को छीनना पड़ेगा, तभी जाके हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। तो जिंगचेन कहता है कि शायद आप ड्रैगन का जिक्र कर रहे हो। जिस पर वो सेंट कहती कि चलो मुझे एक बात बताओ, गॉड के टाइटल सेरेमनी में तुमने क्या देखा? वहाँ पर हेवनली कोर्ट ने 16 गॉड्स की पोजीशन 16 ट्रू ड्रैगन्स में बांट दी और ये पोजीशन सिर्फ नोबल बर्थ वाले सिलेक्टेड ड्रैगन्स को ही मिली है, मगर बाकी के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। इस बैटल में कई सारे ड्रैगन्स और जियाओ सोल्जर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन उन्हें तो कोई रिवॉर्ड नहीं दिया गया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते कि वो ड्रैगन सब बहुत नाराज होंगे, उनके दिलों में गुस्सा होगा और इसी नाराजगी की वजह से किसी भी ड्रैगन किंग ने इस सेरेमनी को अटेंड नहीं किया। तो हम इसी का फायदा उठाकर फिर से जंग छेड़ सकते हैं। इधर चांगशाओ महान सेंट जुयान से कह रहा था कि इस सेरेमनी में एक भी ड्रैगन किंग नहीं आया। उनकी इस हरकत के दो परिणाम हो सकते हैं, एक तो है एडवांस होना या फिर है रिट्रीट करना। तो सेंट जुयान कहते कि मुझे इसे अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो चांगशाओ बताता है कि एडवांसिंग की वजह से ड्रैगन जल्दी से लेवल अप कर सकते हैं और अगर वो पीछे हटते हैं तो फिर वो समंदरों पर अपना डोमिनेंस ऐसे ही बना के रखेंगे। आज ड्रैगन्स ने ये सेरेमनी अटेंड नहीं की और इससे साबित होता है कि उनका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। चारों समंदरों के एम्परर्स को हेवनली कोर्ट के सामने घुटने टेकने में और ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ड्रैगन एंशिएंट टाइम से ही डोमिनेंस शो करते आए हैं। तो किसी और के सामने अपना सिर झुकाना उनके लिए आसान काम बिल्कुल नहीं होगा। इधर जीफांग का सेंट बता रहा था कि भले ही हेवनली कोर्ट ने ड्रैगन्स की मदद की है, मगर ड्रैगन्स ने अभी भी उनसे हाथ नहीं मिलाया। वो हेवनली कोर्ट को और परखना चाहते हैं। जिस पर जिंगचेन कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि हम दोबारा से प्लानिंग कर सकते हैं। वो सेंट कहते हैं हाँ बिल्कुल, बाजी अभी भी हमारे हाथ में है। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर जिंगचेन कह रहा था कि मेरा एक मोहरा चांद टाओइज्म में है, शायद अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। अभी किसकी बात कर रहा है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ सेरेमनी खत्म करके सभी लोग वापस जा रहे थे, तभी सेंट जुयान चांगशाओ से कहते हैं कि कल तुम्हें हेवनली कोर्ट में रिपोर्ट करना है, लेकिन उसके बाद तुम सीधे तुशिता पैलेस पहुंच जाना। मेरे मास्टर टाइचिंग तुमसे मिलना चाहते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। चांगशाओ तो तुशिता पैलेस का नाम सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कह रहा था कि वाह, मैं टाइशंग लाओ जुन से मिल पाऊंगा। ये सेंट टाइचिंग का अवतार फॉर्म है और चांगशाओ उनसे मिलने के लिए काफी बेताब था। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।